अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम महज़ब दुनिया के संग। नाज़रीन, मीडिया में जब भी हमारे पास एक ख़बर आती है घरेलू मुलाज़मीन पर तशद्दुद के हवाले से, हम देखते हैं कि कमसिन फूल जैसे बच्चे उनके ज़ख़म रिस रहे होते हैं, उनका ज़ख्मी वजूद चीख चीख कर पुकार कर कह रहा होता है कि हमारी मदद की जाए, हमें रेस्क्यू किया जाए। तो वक्ती तौर पर बहुत सी तकारीर होती हैं, मज़म्मत होती है, ऐसे वाक़यात की रोकथाम के हवाले से तकारीर होती हैं, नोहे लिखे जाते हैं, मगर उसके बाद एक खामोशी छा जाती है। तो जब तक नया किरदार तैयबा, रिजवाना, फातिमा की सूरत में नहीं आता, तब तक खामोशी होती है। तो क्या ये मुनासिब है? क्या हम इसी तरह तैयबा, फातिमा, रिजवाना इन जैसे मज़ीद बच्चों का इंतज़ार करेंगे हमारे सामने जब तक एक नया मजलूम नहीं आता, तब तक हम इसी तरह हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहेंगे? तो आज हमने घरेलू मुलाज़मीन पर तशद्दुद के हवाले से बात करनी है और मेरे साथ दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। इस मसले को उजागर करने के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मंजूर मसीह साहब है हमारे साथ, मेंबर है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए, थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा हमारे साथ माहिर कानून मौजूद हैं मोहम्मद अली अवान साहब, आप लीगल कंसल्टेंट हैं टू सेनेट ऑफ पाकिस्तान, थैंक यू सो मच। तो बात स्टार्ट करते हैं मंजूर मसीह साहब से। मंजूर साहब, मुझे ये बताइए कि घरेलू मुलाज़मीन पर जो तशद्दुद है उसके हवाले से वाक़यात में कमी आ रही है या सूरत हाल मज़ीद संगीन होती जा रही है? जैसे कि अगर हम ये एदाद शुमार रखें आपके सामने, इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहती हैं कि मीडिया के अंदर तकरीबन पिछले 10 सालों में 140 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये बड़े हाई प्रोफाइल केसेस थे जिसमें बहुत ज़्यादा संगीन नौयत का जुल्म तशद्दुद हुआ था। तो आपके ख्याल में सूरत हाल कैसी है? सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ PTV का कि इन्होंने बहुत बड़े इम्पोर्टेंट इशू पे ये प्रोग्राम का आगाज़ किया ना। तो आपका जो सवाल है उसके तनाज़र में ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लामाबाद के अंदर या दूसरे हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जब उनमें वाक़या होता है तो वो तो हाईलाइट हो जाता है ना। बिल्कुल। तो फिर तो देखा जाए तो बाकी जो इलाका हमारे जो एरियाज़ हैं, वो जो रिमोट एरियाज़ हैं, उनके तो वाक़यात सामने, मैं ओवरऑल पहले बात कर रहा हूँ अपने बच्चों के, वो हाईलाइट नहीं होते, सोशल मीडिया पे आते भी नहीं। तो जहाँ तक बात है कि घरेलू मुलाज़मीन पर जो तशद्दुद होता है, तो मैं बड़ी एक तजर्बे की बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि हमारे कमीशन में, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 2012 के एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुआ है, और ये सेकंड कमीशन है, ये 2021 में इस्टेब्लिश हुआ था ना। तो उस दिन से हम देख रहे हैं कि ये तकरीबन 2.25 साल हो गए हैं। इससे पहले ओवरऑल अगर बात करें केसेस की, तो जिस इशू पे भी हाईलाइट भी हुए हैं, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केस आए हैं, तो उनका जो उनके बाद इंक्रीज़ होता जा रहा है दिन ब दिन। देख रहे हैं हम कि हर इशू पे, और ख़ुसूसन ये जो वाक़यात हैं घरेलू मुलाज़मीन के, इनमें जो हमारे पास केस हैं मैं उनकी तादाद अभी नहीं बता सकता, लेकिन देखा जाए तो दिन ब दिन उनके में इजाफा होता जा रहा है। ये रिपोर्ट भी हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं, एप्लीकेशंस भी आती हैं, थ्रू ईमेल आती हैं, उसके अलावा व्हाट्सएप पे आती हैं, बाय डॉक आती हैं। तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि अगर ये दिन ब दिन जो टेंडेंसी है इसमें इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो इसको कौन देखेगा? यानी कि हालात संगीनी की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ हालात नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अली अवान साहब माहिर कानून है हमारे साथ, मैं इनसे बात करूंगी। तो आप ये बताइए कि यूनिसेफ के अगर मैं अदाद शुमार रखूं तो तकरीबन पाकिस्तान में 12 मिलियन बच्चे जो हैं वो मजदूरी कर रहे हैं, इसी तरीके की इनफॉर्मल सेटिंग्स के अंदर वो मजदूरी कर रहे हैं। इस हवाले से हमारा कानून क्या कहता है? इस हवाले से जी मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 37A जो है दैट इज़ स्पेशली फॉर द चाइल्ड प्रोटेक्शन, and Article 25A is for the rights of all citizens regarding their physical abuse or rather they are forced for the labor. तो अब इसमें ये है कि हमारे इदारे जो मौजूद हैं they are working on it already, but प्रॉब्लम ये आता है कि हमारी जो कम्युनिटी जो पुलिसिंग होती है, ये कम्युनिटी गैदरिंग होती है,
اس میں لوگ جو ہیں وہ اپنے معاملات اور اپنے فائنینشیل کرائسس کو دیکھتے ہوئے دے آر ناٹ ہیلپنگ آؤٹ دی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اینڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ایز ویل جو ہے وہ کوئی اس میں خاطر خواہ کوئی اس میں ابھی تک نہیں بہتری لا سکے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ قانون کے اندر سختی بھی موجود ہے خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارا معذرت کے ساتھ ہمارا جو فورتھ اسٹرانگسٹ پلر وچ از میڈیا, دے آر بزی ان دیر ادر میٹرز. کبھی وہ اس پہ توجہ لائیں تو جیسے آنریبل جج صاحبہ کی بیگم تھیں طیبہ کے حوالے سے, وہ ایکشن ہوا اور ہوا کیسے کہ آپ کی وجہ سے, اس میڈیا کی وجہ سے. تو اس میں ایک ادارہ کچھ نہیں کر سکتا, ایک اکیلی ریاست کے جو سربراہ ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. دیر مسٹ بی یونائٹزم ان بٹوین دی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ایز ویل, بالکل ٹھیک ہے, which is necessary. تو first we need to work on that. اس کے بعد پھر آپ آگے جا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کیسے کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. Unemployment is the core cause of this all issue. یعنی ان امپلائمنٹ جو ہے یعنی کہ معاشی اگر ہم نے کنڈیشنز جب تک لوگوں کی ٹھیک نہ کی تو تب تک یہ اس طرح کی ہمارے پاس صورتحال آتی رہے گی, انٹالرنس بڑھتی جائے گی, عدم برداشت بھی بڑھتا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو منظور صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جیسے کہ علی ایوان صاحب نے بات کی کہ اس کا تعلق معاشی استحکام سے بھی ہے, ٹھیک ہے. یونیسیف بتاتا ہے کہ 30% بچے جو ہیں وہ ترقی پذیر ممالک کے اندر خط غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ مزدوری کریں, اسی طرح محنت مزدوری کر رہے ہیں اسی طریقے کی کنڈیشنز میں جہاں پہ ان کو بنیادی حقوق حاصل نہیں ہے, جہاں ان کی پڑھنے اور کھیلنے کودنے کی عمر ہے اس میں وہ مزدوری کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ مسئلہ اگر غربت کے ساتھ لنکڈ ہے تو اس کے ساتھ کیا ہمارے معاشرتی رویے بھی نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک کلچر بن گیا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ جب تک ہم اپنے پاس مزدور بچے نہیں رکھیں گے اس وقت تک یہ شاید ہم لوگ جو ہیں بہت بااثر ثابت نہیں ہوں گے, ہم شاید جو ہے ہمارا سٹیٹس کم لگے گا. جی, جہاں تک آپ یونیسیف کی بات کر رہے ہیں بچوں کے حوالے سے, تو اس سے پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا, میں اس کے علاوہ نظریہ پاکستان کونسل کا ممبر بھی ہوں, تو وہاں پہ ایک سروے کیا آیا تھا. تو جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں وہ اس وقت میرے خیال 2.5 اور 3 کروڑ کے درمیان تھے. تو جو آپ کی بات ہے کہ معاشی استحکام کی, یہ جو بچے ایک ٹرینڈ تو بن گیا, یعنی ایک ہمارا سٹیٹس بن گیا کہ ہم نے اپنے گھر میں ایک بچہ یا بچی یا کوئی دوسرا جو ٹین ایجر ہے اس کو ہم نے ایک ملازم رکھنا ہے. اور یہی فیملیز اگر باہر کے ممالک میں جائیں گی تو وہاں پر جب اپنے کام خود کریں گے, وہاں پہ جا کے تو ہم بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر جو اپنے جو دوسرے شاپنگ سینٹر ہیں ان کے اندر ہمارے جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ جاتے ہیں, بڑی بڑی فیملیز کے بھی جاتے ہیں, وہ بھی وہاں پہ جا کے لیبر کا کام کرتے ہیں. بالکل, تو ادھر اپنا کام کرنے میں آر محسوس نہیں ہوتی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو ذمہ داری ہے وہ کون لے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہائر ایجوکیشن کی طرف جا رہا ہے سارا سلسلہ ہے نا. ہائر ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپس آ رہے ہیں, ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ اسی پہ جا رہا ہے, منسٹری آف ایجوکیشن اسی پہ جا رہی ہے, لیکن ان کی جو نچلی سطح پہ نظر ہے وہ نہیں پڑتی کہ یہ جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں یا جو گلی محلوں میں کھیل رہے ہیں, آوارہ پھر رہے ہیں, ان کا کون مالک ہے. تو جب ان کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو انہوں نے اسکول تو جانا نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ پھر دیکھنا پڑے گا کہ جب یہ ان امپلائمنٹ کا دور ہے, یہ تو ان کے نہ پاس کوئی اسکل ہوگی نہ ایجوکیشن ہوگی, تو پھر وہ اسی طریقے سے ماں باپ بھی دیکھیں گے, وہ بچے بھی دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ کمانا تو ہے تو کھانا بھی ہے. بالکل, لیکن دیکھنے ہے کہ اس کے پیچھے ذمہ داری کون ہے. ذمہ داری اٹھانا ذمہ داری تو اسٹیٹ نے اٹھانی ہے نا. بالکل, اسٹیٹ کا اس طرف دھیان ہی نہیں ہے, یعنی کہ ریاست جو ہے اس کو اپنی ذمہ داری اس میں بالکل اٹھانی ہے. تو میں علی ایوان صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ علی ایوان صاحب یہ ہمیں بتائیے کہ یہ جو گھریلو ملازمین کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک کی خبریں آتی ہیں یہ بہت پڑھے لکھے معاشی لحاظ سے بڑے مستحکم گھرانوں سے آتی ہیں. کیا ہم ایک پڑھے لکھے انسان سے ہم اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک انسان کو دوسرے انسان کو انسانیت کے درجے سے نیچے گرا کر حیوانوں والا سلوک کرے اس کے ساتھ؟ انفارچونیٹلی جی جو ہمارے معاشرے کی گرومنگ ہوئی ہے نا جی, وہ اس طرح کی ہوئی ہے ذہن سازی کہ جی وی آر دا ٹرینڈ فالوورز. اب یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے ایلیٹ کلاس فیملیز کے لیے کہ جی ہمارے جو ملازمین ہیں دیٹ شوڈ بی, ایک تو انڈر ایج ہوتے ہیں اور دوسرا کہ رکھنا تعداد 2-3 رکھنا ضروری ہوتی ہے جسٹ ٹو شو آف کہ جی ہم وی آر گوئنگ اینڈ وی بلانگ ٹو ویری ایلیٹ کلاس, تو ہم اون کرتے ہیں ان ملازمین کو. اب جب وہ اون کرتے ہیں تو ان کو
उनकी ट्रेनिंग हुई होती है, ट्रेंड फॉलो की, और वो समझते हैं कि ये ज़र खरीद गुलाम है। बिल्कुल। जब गुलामाना रवैया होगा लोगों के साथ, इसमें एक और आपने इशू आपको मैं बता दूं, एक पीडोफीलिया। बिल्कुल ठीक है जी, पीडोफीलिया इज द मेन इशू एज वेल दीज डेज जो उजागर हो रहा है, और वो एलीट क्लास जितने भी घराने हैं इनमें से भी रिपोर्ट हुए हैं। और आप यकीनन इंटरनेट के दौर है आजकल, सारी चीजें, ये फातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बता दिया है इस बात के बारे में। बिल्कुल। तो ये देखें, ये हमारी ग्रूमिंग, ज़हन साजी कैसी है, इंटॉलरेंस, अदम बर्दाश्त कैसी है। हम अपने बच्चों को तो अपना समझते हैं, हम पराये के बच्चों को अपना नहीं समझते। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इंटॉलरेंस शदीद। अभी आप देखें कि इसमें इजाफा होगा अगर हमने मौशी बहरान को कंट्रोल ना किया, हमने इंसानियत सोज वाक़यात पे एक्शन ना लिए। हमें एक मिसाल बनाना होगी। अनफॉर्चुनेटली एक मिसाल ऐसी बनेगी, हम क्योंकि ट्रेंड फॉलोअर्स हैं, जब मिसाल बन जाएगी तो इंशाल्लाह ताला इस पे काबू भी हो जाएगा। अच्छा, जैसे अली वान साहब ने ये बात कही कि हम लोगों को एक मिसाल बनानी चाहिए और हमें इस ट्रेंड के ऊपर एक काबू पाना चाहिए, लेकिन हम इसके साथ साथ ये देखते हैं कि जो घरेलू मुलाजमीन हैं उनके अंदर ज़्यादा तादाद जो है हमें बच्चियों की नज़र आती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये कहती है कि 8.5 मिलियन बच्चियां हैं जो काम कर रही हैं घरों के अंदर। तो बच्चियों को, कम सिन बच्चियों को मुलाजमा के तौर पर रखना जो है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या उनको डराना धमकाना ज़्यादा आसान होता है? हाँ जी, बच्चियों को मेरे ख्याल में जो हमने भी देखा है कि इसलिए रखा जाता है घरों में कि एक तरफ से तो जो एम्प्लॉयर होते हैं वो ये फील करते हैं कि ये हमारे लिए कोई घर में ऐसा ख़तरा नहीं है बच्चियों की तरफ से। बिल्कुल। दूसरी सोशली दूसरी तरफ से ये होता है कि बच्चियां जो होती हैं वो अक्सर बात मान लेती हैं, तो बच्चे जो लड़के जो होते हैं थोड़ा इधर उधर अपने कर जाते हैं। ले लड़कियों को यानी कि डराना धमकाना आसान है, तो इस वजह से। बिल्कुल। चलिए हम 2 मिनट की ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आकर इसी मौजू पर बात करेंगे। वेलकम बैक। अच्छा, प्रोग्राम में दोबारा शिरकत के लिए खुशामदीद। हम लोग बात कर रहे थे कि घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के हवाले से जब हम देखते हैं तो बच्चियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो मुलाजमा के तौर पर घरों में काम कर रही है। तो हम ये देखेंगे, अली वान साहब, आप क्या इस बात से इत्तफाक करते हैं? और ये भी बताइए कि जो अदाद-ओ-शुमार हमारे पास रिपोर्ट होते हैं, क्या ये सही है या मामला इससे भी ज़्यादा संगीन है? अभी तो मामला इससे भी ज़्यादा संगीन है जी। बहुत से वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते। अगर हम देखें टुवर्ड्स द इंटीरियर सिंध या साउथ पंजाब के एंड्स पे देखें तो बाज़ औक़ात वहाँ पे ऐसे मैंने वाक़यात सुने हैं, चूँकि आई बिलोंग टू एग्रीकल्चर लैंडेड फैमिली, तो मुझे थोड़ा आइडिया है। तो अभी तो बहुत सारे जो हैं वो रिपोर्ट नहीं होते, दब जाते हैं। और तकलीफ़ और दुख इस बात का होता है कि यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियनिज़्म अप्रोच लोगों के अंदर अभी तक नहीं हम कर सके, दाखिल नहीं कर सके। हमें सबसे पहले तो लोगों को और इस माशरे में लोगों को ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लोगों को एजुकेट इस हवाले से करना है कि चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या है, आखिर वो भी किसी के बच्चे हैं। तो लॉ ये कहता है कि जहाँ पे रिपोर्ट अब देखें आप कितने इदारे हैं, अब स्पेशली फॉर चाइल्ड देयर इज़ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इन प्रोविंसेस, वो वर्क कर रहे हैं। सिविल डिफेंस जो है उसका पर्पज़ ये है, वो काम कर रहा है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम अब आज तक अपने आप को इस बात पे कायल ही नहीं कर सके कि हमें लोगों को एजुकेट करना है या नहीं करना। हम कायल ही नहीं कर सके कि फ़ातिमा या तैयबा या रिजवाना जो हैं वो भी किसी के बच्चे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जिस दिन हमने ये नियत कर ली बहैसियत कौम, मिनहसल कौम के हमें करना है, चाहे वो कोई भी हो, तो ये मामलात हल होंगे। इस वक्त तो फ़िलहाल मेरे ख़्याल में तो ये है कि दुआई करनी चाहिए साथ साथ, और जितनी हम लोग कर सकें इन पर्सन इमदाद अपने इदारों की हेल्प आउट कर सकें, कम्यूनिटाइज़ कर सकें। हम कम्यूनिटाइज़ कर देंगे, हेल्प आउट करेंगे तो इदारे भी बेहतर चलेंगे। तो मेरे ख्याल में जो आपने पहले बात की बच्चियों वाली, यू वर एक्सट्रीमली राइट, बिकॉज दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट कि जी बच्चियों को मैनिपुलेट करना आसान होता है अदर देन टू हैव अ मेल मुलाजिम। ये लोगों का एक ज़हन है, ये उनका एक ट्रेंड सेट हो चुका है जी। बिल्कुल, बहुत ही ये ख़तरे की बात है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है जी, अलार्मिंग है। मंजूर मसीह साहब, मुझे ये बताइए कि जैसे अली अवान साहब ने इस हवाले से बात की कि हम लोगों की सोसाइटी के अंदर एक माइंडसेट जो है, यानी कि फ़िक्री सोच और रवैये बदलने होंगे। मुआशरे के अंदर हम रवैये कैसे बदल सकते हैं कि जो अदम बर्दाश्त जो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इस अदम बर्दाश्त में हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो सारा गुस्सा है मुआशरे का, वो गरीब के ऊपर और मजलूम के ऊपर क्यों निकल रहा है, ताकतवर के ऊपर क्यों नहीं निकल रहा, अगर हम इतने ज़्यादा अदम बर्दाश्त की तरफ जा रहे हैं तो?
जहाँ तक अदम बर्दाश्त की बात है, तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो मुवाजना करें इस दौर का, तो पहले ज़माने में टॉलरेंस बहुत होती थी, क्योंकि हमने देखा वो ज़माना स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में या माशरे में, अपने अपने महल्ले में, देहातों में, नहीं कि भाईचारा और बर्दाश्त का रवैया होता लेकिन था। देखना ये है कि अब जो अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है, इसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने की ज़रूरत है। और अवेयरनेस जो पहुंचाना है वो किन किन लोगों का किन अदारों की या सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है, वो अभी अपना पूरा किरदार अदा नहीं कर रहे। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि मीडिया एक ऐसा जो फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट होता है और है भी, अगर यही अपने फोर्थ पिलर जो है हमारा गवर्नमेंट बनाने में भी और लेके जाने में भी बड़े बड़े किरदार अदा करता है, तो अगर ये अपने पब्लिक तक एक ऐसे लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करें कि जो इंटरफेथ हार्मनी में या दूसरे तरीक़ों से कि वो इनटॉलरेंस पे जो जा रहे हैं लोग, उनको टॉलरेंस का मैसेज दें कि इसमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। और उसके अलावा मैं ये देखूँगा जो हमारी जो क्लर्जी क्लास है उनको भी चाहिए कि वो वो वर्शिप प्लेसेस कोई भी है, वहाँ से एक ऐसा मैसेज आना चाहिए कि अगर उनके कहने के बड़े बड़े काम हो जाते हैं तो ये टॉलरेंस का भी जो उनका मैसेज होगा ना बड़ा पावरफुल साबित होगा, जो मौजूदा सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो अली इमरान साहब, 2 साल पहले डोमेस्टिक वर्कर्स बिल 2021 पास हुआ, जिसमें घरेलू मुलाजमीन को रेगुलराइज करने के हवाले से उसमें इक़दामात मौजूद थे। इसके अलावा कमसिन बच्चों को अगर आपने रखना है अपने घर मुलाजमत पे, उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें इक़दामात मौजूद थे। उसके हवाले से क्या पेशरफ्त है या आया हुई भी है कि नहीं हुई? नहीं, उसमें यकीनन पेशरफ्त तो हुई थी। उसमें यह था कि सारे इदारों को हिदायत की थी कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन करें और इसका रिकॉर्ड बनाया जाए। पर अनफॉर्चुनेटली आपको वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जी कि हमारे इदारों की बाज़ औक़ात जो एक्सेस है वो उन लोगों तक नहीं हो पाती कि उनसे रिकॉर्ड हासिल किया जाए, रेगुलराइज़ किया जाए। तो अनफॉर्चुनेटली जो रिपोर्ट नहीं हो पाते और इदारे एक्सेस नहीं कर पाते, वहीं से फिर फातिमा और रिजवाना जैसे केसेस उठते हैं और वो अचानक उठते हैं। हमारे लिए जो इस वक्त मेन कोर इशू है वो बिल नहीं है। यहाँ पे बिल तो बहुत कानून मौजूद हैं, बिल मौजूद हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अब बात आप बीच में अवेयरनेस या एजुकेशन की थी, उसमें यह है कि अगर मिसाल के तौर पे हम और कुछ भी ना करें, हम वी आर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हम अपने दीन को ही अगर फॉलो करना शुरू कर दें, अगर हम अपने उस पर ह्यूमैनिटेरियनिज्म अप्रोच को फॉलो करना शुरू कर दें, तो हमें और किसी चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने दीन को अपने मर्ज़ी के मकासद के जो है हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे हमारे कौम का मुतअद्दिद लोगों का फ़ायदा होता है, वो दीन को उस तरह इस्तेमाल करते हैं। वी आर नॉट यूजिंग आवर रिलीजन एज इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हम किसकी उम्मत हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट डे सब कुछ हो जाएगा, उससे पहले हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, दुआ कर पाएंगे। यानी कि 1400 साल पहले एक कंप्लीट ज़ाब्ता, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हमारे पास मौजूद है, लेकिन बस ये है कि हम जो है उसे हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मंजूर मसीह साहब, मुझे ये बताइए कि रियासत का जो चौथा सतून है वो चूँकि बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है अवामी राय सतह के ऊपर, किरदार साजी के ऊपर, कौमों की किरदार साजी में उसका बड़ा अहम किरदार है, तो क्या ये किरदार वो अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा? इससे पहले मैं इस पे आऊँ, मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2022 है ना जी, इस्लामाबाद के अंदर बना था, इसके अलावा चारों सूबों के भी हैं, लेकिन बात इनकी है कि वो इम्प्लीमेंटेशन उन पे नहीं है। कवानीन बहुत बन चुके हैं, कवानीन बहुत बन चुके हैं, लेकिन उस पर सीरियस होकर जो स्टेट है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा रही। और उसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं चारों सूबों के, इंक्लूडिंग ICT, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उसको सीरियस लें। जब कोई भी केस आता है, जैसे ये बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केस आए हैं, तो जब यहाँ तक है कि जब थाने में जाते हैं तो उनकी जो FIR होती है उनके लिए वो भी दर्ज करनी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो अगर वो डेली बेसिस पे अपनी ये FIR दर्ज करते, तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो उस एरिया का जो पुलिस ऑफिसर होते हैं कि आप SHO को कहते हैं कि तेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है क्योंकि तेरे इलाके में केसेस बड़े आ रहे हैं, लेकिन वो उसी डर से
वो जो FIR भी नहीं दर्ज होती। तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि उन्होंने किस तरीके से इसको सीरियस होकर लेना है और ये जो केसेस होते हैं इनको कैसे डील करना है और पब्लिक तक कैसे पहुंचाना है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं कि इनके अलावा और यानी जैसे हमारा नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का जिसके पास ओवरऑल मैंडेट है, लेकिन उसी के साथ साथ NCRC भी है जो बच्चों का है, उसी के साथ साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हैं, दीगर भी हैं। तो वो अदारे तो अपनी अपनी आवाज़ उठा कर उन्हीं का भी यही होता है कि वो सारे गवर्नमेंट के पास ही आते हैं, लेकिन आगे देखना है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन कराने वाले अदारे हैं आया वो इसमें सीरियस हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर जो हमारा मीडिया है उनको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी कि ये मसाइल हैं, ये प्रॉब्लम है, फलां जो अदारे हैं बेशक उनको हाईलाइट करें कि उनकी अगर वो इन पे अमल करें, इन पे इम्प्लीमेंटेशन करवाएं तो ये जो रेट दिन ब दिन क्राइम्स का बढ़ता जा रहा है वो डिक्रीज़ होगा। बिल्कुल ठीक है। तो अली अमान साहब, जैसे इन्होंने भी बात की कि ये इदारों को ज़िम्मेदारी लेनी होगी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को ख़ास तौर पर ज़िम्मेदारी लेनी होगी, तो हमारे पास इसके अलावा कवानीन तो बहुत सारे मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो नेशनल कमीशन द चाइल्ड राइट्स ऑफ चाइल्ड एक्ट 2017, तो उसके पास एक बड़ा वसी मैंडेट मौजूद है। वो बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं, उनकी बहबूद और फलाह के लिए। तो रियासती मशीनरी को मुतहरिक कैसे किया जा सकता है? रियासती मशीनरी को हम जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉब्लम ये है कि जो विक्टिमाइजेशन है और जो विक्टिम्स हैं, ये आपको मुझे तो लॉज पता हैं, एक्ट्स पता हैं, लेकिन गरीब आदमी को नहीं पता है। जब गरीब आदमी कोई भी अपना मामला इदारों में रजिस्टर कराने जाता है तो उसमें उसको ये नहीं पता होता कि मैंने बात क्या कर रही है या कहना क्या है। तो उसकी वजह से फिर उनको जो माशरे हर जगह पे कोई केस रिपोर्ट हो तो पाकिस्तान में हमारे पास ये होता है कि उनको एक गाइडर मिलता है, कहीं ना कहीं से उस गाइड को फॉलो करके तो केस इदारों में रजिस्टर कराते हैं। हमें जब तक एक्ट्स का लोकल आदमी, लोकल विक्टिम को ही नहीं पता होगा, ये तो आप लोगों ने अवेयरनेस दी, मीडिया ने अवेयरनेस दी कि ये आपके हकूक़ हैं, ये आपके राइट्स हैं। बिल्कुल। अदारे तब काम करेंगे जब यहाँ पे माशरे के लोगों में, माशरे के जो ये विक्टिम्स हैं, इनको अपने कानून, अपने हकूक़ का पता चलेगा। बिल्कुल। अभी तक तो हम अपने हकूक़ ही नहीं पहुँचा सके, बता सके कि आपके साथ ये मसला बने। मिसाल के तौर पे अब रॉबरी हो तो आपने किस दफ़ा के तहत दर्ज करना है, क्योंकि इदारे जो हैं, पुलिस जो है वो तो इसलिए बैठी है कि जी आपको वो गाइड नहीं करेंगे, आप उनको बताएंगे तो उस पर बुनियादी इंसानी हकूक़ की यहाँ पर जब हमारी आवाम को नहीं पता होंगे तो बिल्कुल तो वो उन हकाइक के लिए जंग कैसे लड़ेंगे, उन हकाइक को हासिल कैसे करेंगे। मंजूर मसीह साहब, मुझे बस ये बता दीजिए कि एक दोबारा एक तैयबा, एक रिजवाना, एक फ़ातिमा हमारे सामने ना आए, एक ज़ख्मों से चूर एक और फ़ातिमा हमारे सामने ना खड़ी हो, या मुर्दा हालत में एक और मरी हुई बच्ची हमारे सामने ना आए, या एक मुलाजिम ना आए, तो हम इसके लिए ऐसे कौन से इक़दामात करें? हम इन बच्चों को अभी से प्रोटेक्ट कैसे करें, तहफ़्फ़ुज़ कैसे दें हम इनको? बच्चों को जो तहफ़्फ़ुज़ देना है, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हमें घर से भी एक ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो ओवरऑल जो बात बच्चों की हो रही है, एक तो डोमेस्टिक वर्कर्स की हो रही है, उसके अलावा जो बच्चों की बात हो रही है कि बच्चों के साथ और जो बड़े क्राइम हो रहे हैं। हमारे पास जो केस भी आ रहे हैं वो बच्चों के, वो रेप के भी आ रहे हैं, गैंग रेप के आ रहे हैं, गैंग रेप के भी आ रहे हैं, किडनैप के आ रहे हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से टॉर्चर के आ रहे हैं। तो इनके लिए पहले तो घर से भी हमें सबक देना पड़ेगा उन बच्चों को कि आपने बाहर निकलना तो किस तरीके से निकलना, किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी, किसने आपको कोई लालच दिया तो उसकी बात नहीं माननी। तो इसमें भी फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जब अदारों के पास ये केस जाते हैं तो हमने यहाँ तक देखा कमीशन में ख़वातीन के केस आ रहे हैं, लेबर के आ रहे हैं, बाउंड्री लेबर के आ रहे हैं, टॉर्चर के आ रहे हैं, उसके अलावा इनके ट्रांसजेंडर्स के आ रहे हैं, उसके अलावा माइनॉरिटीज़ के आ रहे हैं, यानी जो केस भी आते हैं। तो जब पुलिस के पास जाते हैं तो सबको मायूसी वहाँ से होती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का इसमें बड़ा अहम किरदार है। अली अमान साहब, आप एक क्विकली ये बता दीजिए कि हम आइंदा ऐसे वाक़यात हमारे सामने ना आए, एक और तैयबा रिजवाना हमारे सामने ना आए, उससे पहले ही हम ऐसे कौन से इक़दाम हैं जो हंगामी बुनियादों पर रियासत को करने चाहिए? हंगामी बुनियादों पर अब आजकल हर जगह पर इंटरनेट सर्विस अवेलेबल है। हंगामी बुनियादों पर हमारे मीडिया को, हमारे चौथे सतून को और जितने भी पढ़े लिखे तबका है, ओपिनियन मेकर्स हैं, उनको चाहिए कि हकूक़ जो हैं
ہر بندے کے موبائل تک رسائی ہو اور ہر ٹی وی پہ رسائی اور اویئرنیس پروگرامز چلائے جائے. یعنی کہ ان کو سب سے پہلے ان کے حقوق کے حوالے سے آگاہی دی جائے. جب تک ان کو اپنے حقوق کا نہیں پتہ ہوگا تب تک ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. یعنی کہ ہم ایک فرد کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈال سکتے, ہم ایک گروہ کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈال سکتے, ہم سب کو ایسا معاشرے کے طور پر اجتماعی ذمہ داری لینی ہوگی. اور چونکہ ہمارا یہ پلیٹ فارم جو ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم معاشرتی بگاڑ کو سدھارنے کی بات کریں اور ہم دیکھیں کہ جو منفی معاشرتی رویے ہیں ان کو کس طریقے سے تبدیل کر کے لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.